अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। नाजरीन, आज के टॉक शाक में हम दो अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। आपको पता है कि हम रोज़ाना अहम इश्यूज़ पर ही बात करते हैं और ये ज़रा थोड़े से हटकर भी हैं। और एक है मुफ्ती सईद, जो कि इमरान खान के निकाह खान हैं और बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं। उन्होंने एक इस्लामाबाद के एक थाने में एक कंप्लेन दर्ज हुई है इमरान खान के हवाले से। एक तो हम उस पर बात करेंगे कि क्या कंप्लेन का मतन क्या है, उसमें मुफ्ती साहब जो हैं उनका क्या किरदार है, क्या उनका कोई बयान भी उसमें शामिल है कोई एज अ गवाही के तौर पे। और दूसरा, चिन्योट में एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है और एक खातून ने उसका कत्ल किया है। हम क्या तफसीलात क्या हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उनसे हटकर क्या बातें हो रही हैं और हमारी मालूमात उस वाले से क्या हैं, इन दो इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। तो हम जाते हैं एजाज सईद साहब के पास। एजाज साहब, एक तो आज आप आजकल अफ्तारियाँ आप काफ़ी कर रहे हैं? जी चीमा साहब, मैं आपके साथ काफ़ी अफ्तारियाँ कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे साथ तो नहीं कर रहे कल आप। भी हाँ, आपके साथ था नहीं ना नहीं, चीमा कल साहब? भी आप मेरे साथ नहीं थे, बाद में आए थे। हाँ, मैं आ आप गया चाय था पीने आए थे। हाँ हाँ। देखें ना, आप अफ्तारी कर रहे थे तो मैं चाय पीने आ गया। हाँ। ठीक है ना। अच्छा चीमा साहब, मामला ये है कि इमरान खान साहब आजकल ख़बरों में नहीं है, क्यों? क्योंकि आजकल ख़बरों में है हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। नहीं, इमरान साहब और जो है वो खान साहब भी रोज़ाना कोई ना कोई एंट्री डाल लेते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की जो हर रोज़ की लीड स्टोरी उस तरह होती थी उनकी, आजकल वो नहीं आ रही। लेकिन मेरे ख्याल में आप दोबारा वो वापस, जो उमर अता बंदयाल साहब ने उनकी स्पेस ली थी ना, वो वापस इमरान खान साहब के पास आ रही असल है। में इमरान खान के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ना। जी हाँ, हम्म। जी हाँ, जी हाँ। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद की एक मजिस्ट्रेट है, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनकी अदालत में एक मुहिब वतन शहरी अच्छा। मोहम्मद अनीफ साहब, मुहिब वतन शहरी कहेंगे हम्म। या आप ये कहें इस्लाम पसंद शहरी। या कंसर्न सिटीजन, हाँ जी, मुफक्कर शहरी। जी। तो उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सेक्शन 496 के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने, बुशरा बीबी ने जो निकाह पढ़ा है इमरान खान साहब के साथ, वो निकाह पढ़ा है गैर शरई निकाह पढ़ा है, जो कि अच्छा। गैर, वो ये समझे कि ये गैर कानूनी भी है। उनका मौक़िफ़ ये है। चीमा साहब, जो ये सारा निकाह है, या ये ख़बर जो है वो इसलिए अहम है, दो वजूहात हैं उसकी। एक तो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक मजहबी हवाले से ये एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई है और अदालत के अंदर की गई है। ठीक है, एक तो ये उसकी अहमियत। तो दूसरा वाला आप है। अच्छा, मैं क्यों? दूसरा वाला आप ये हैं इसलिए कि आपने खबर दी थी 1 जनवरी 2018 को। नहीं, अ, 1 जनवरी को निकाह हुआ था, हाँ, मैंने कोई 2-3 दिन बाद दी दो थी। तीन हाँ। दिन बाद खबर दी थी 1 जनवरी 2018 को कि निकाह हो गया है 1 जनवरी 2018 को। तो ये जो मजिस्ट्रेट साहब के पास जो दरख्वास्त जमा कराई गई है, उसमें मुफ्ती सईद, जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, हमारे बाराकाऊ में रहते हैं और बड़े आलिम दीन हैं, तो उनका बयान भी यहाँ पर लगा हुआ है इस केस में। और उन्होंने ये जो बयान दिया हुआ है, ये रवां महीने की, जो फरवरी का महीना है, 2023 का, 2 माह पहले, तकरीबन तकरीबन 1.5-2 माह पहले उन्होंने ये बयान दिया है कि ये तो गैर शरई निकाह था, यानी कि उन्होंने कहा कि ये इद्दत के दौरान किया गया निकाह था। मैं ये चाहता हूँ कि मैं, चूँकि ये दिलचस्पी का, आम आदमी की दिलचस्पी का मामला है, मुफ्ती सईद साहब चूँकि एक आलिम दीन भी हैं, और इमरान खान साहब इन पे बड़ा डिपेंड करते रहे हैं। आपको पता है इमरान खान साहब की जो दूसरी शादी हुई थी रेहान बीबी के साथ, तो इमरान खान साहब का निकाह इन्हों मुफ्ती सईद साहब ने पढ़ा था, और इमरान खान साहब इनको लेके गए थे, रेहान को इनके पास भी लेके गए थे। मुफ्ती सईद साहब से आपके भी राब्ते हैं, मेरी भी मुलाकातें रही उनसे। और मुफ्ती सईद साहब का अपना भी एक बैकग्राउंड है, और उनका अपना बैकग्राउंड जो है वो बाद में हम बात करेंगे किसी दिन। उनका अपना बैकग्राउंड ये है कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब कुछ जर्नैलों ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने का एक प्लान बनाया था, जिसे ऑपरेशन खिलाफत कहा जाता था, उसमें मुफ्ती सईद साहब का एक बड़ा कलीदी किरदार था। बाद में मुफ्ती सईद साहब वादा मुआफ़ गवाह बन गए थे, और इधर भी मुफ्ती सईद साहब का जो बयान है वो वादा मुआफ़ गवाह बनने वाला ही है। तो नहीं, वादा माफ गवाह किस तरह बन गए? वो इस तरह बन गए ना कि 18 जनवरी 2023 को इन्होंने एक बयान लिखा हुआ है जिसके ऊपर इनके दस्तखत हैं और अंगूठा लगा हुआ है, जो अदालत में जमा करवाया गया है।
ये बयान। उसमें तो एज अ गवाह वो गए ना, वादा माफ तो नहीं, वादा मुआफ तो इस तरह हो गया ना कि दो बंदों ने तो नहीं कहा ना कि हमने जुर्म किया है, इन्होंने कह दिया तो ये वादा मुआफ हो गए। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में एक बात कर रहा हूँ। लेकिन मुफ्ती सईद साहब ने जो बात कही है इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी के निकाह के वाले से, वो सुन लीजिए कि क्या है, और उसके ऊपर मैंने एक कानूनी राय भी ली है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुफ्ती सईद साहब कहते हैं कि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद खान वल्द मोहम्मद हनीफ खान इस बात की तस्दीक करता हूँ कि मैं दो गवाहान की मौजूदगी में कि मैंने मोरखा 1 जनवरी 2018 को लाहौर के इलाके डिफेंस में दो गवाहान की मौजूदगी में मोहतरम जनाब ओन चौधरी और जुल्फ़ी बुखारी की मौजूदगी में जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह ख़ान न्याजी का निकाह मोहतरमा बुशरा बीबी से कर दिया था। मैंने पहला निकाह मुनक्कद करने से पहले जनाबा बुशरा बीबी के हमरा की ख्वातीन से दरियाफ्त किया था कि ये शरई तौर पर निकाह के काबिल हैं, तो उनका जवाब असबात की सूरत में मिलने के बाद मैंने निकाह पढ़ा दिया था। यानी कि मैं निकाह करने गया तो वहाँ पर जो ख्वातीन थी बुशरा बीबी के साथ, मैंने उनसे पूछा कि ये इनका निकाह कर सकता हूँ मैं कानूनी तौर पे, तो उन्होंने कहा ये निकाह के काबिल हैं, तो मैंने निकाह कर दिया। निकाह के काबिल का क्या मतलब? कि अगर कोई बेवा है तो उसकी भी एक मुद्दत होती है ना, या अगर कोई किसी तलाक याफ्ता हो तो उसकी भी एक मुद्दत होती है, जैसे इद्दत की मुद्दत कहते हैं, खुला याफ्ता। जी जी ठीक है, या खुला याफ्ता। तो वो आगे जाके लिखते हैं मुफ्ती सईद साहब, कहते हैं बाज़ मीडिया और बाज़ दीगर ज़राए से इल्म हुआ कि दुल्हन की साबका इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी, चुनाचे वो निकाह फासिद था, और मैंने तकरीबन 1 माह के बाद दोनों हजरात को तलब करके इद्दत को हर तरह से शरई तकाज़ों को पूरा करके दोबारा उनका निकाह पढ़ा दिया था। 18 जनवरी 2023 बरोज़ बुध सईद साहब का नाम लिखा हुआ है, सईद, और अंगूठे का निशान लगा हुआ है। ये है वो मुफ्ती सईद साहब का बयान। इमरान खान साहब के निकाह खां अब इमरान खान साहब के सामने आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने चैलेंज कर दिया है, अपना बयान दे के बता दिया कि जो पहला निकाह था वो फासिद था, वो शरई नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या ये निकाह फासिद होना या गैर शरई होना वो जुर्म बनता है? दरख्वास्त गुजार का कहना है कि ये जुर्म बनता है, ठीक है, लेकिन मैंने एक वकील से राय ली है, दूसरी राय भी लेनी चाहिए। हमारे दोस्त हैं अख्तर साहब, अख्तर शीना वकील हैं इस्लामाबाद के, उनसे मैंने राय ली। मैंने पूछा कि जी क्या आप क्या कहते हैं? बकौल उनके वो कहते हैं कि ये इर्रेगुलर निकाह है और ये गैर शरई आप कह सकते हैं, लेकिन ताहम ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म नहीं, उनके मुताबिक। लेकिन ये है कि जो मुफ्ती साहब का बयान है, अपना ये जो बयान हल्फी है, तो उसमें तो वो ख़ुद भी इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने जो इर्रेगुलर निकाह है उसको बाद में रेगुलराइज भी किया जी हाँ, कि मैंने दोबारा से निकाह किया है। और एजाज़ ये वही बात कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि जब मैंने इसको स्टोरी ब्रेक की थी तो कोई 24 घंटे तो खान साहब का कोई जवाब नहीं आया था। ठीक बात। और फिर जो बाद में जवाब आया उन्होंने कहा कि नहीं मैंने अभी जो है ना रिश्ता भेजा है। तो अच्छा निकाह तो हो चुका था, यानी कि उस टाइम मुफ्ती साहब से भी हम पूछते रहे। वैसे टू बी फेयर विद मुफ्ती साहब, इन्होंने मुझे कोई ना इन्होंने गलत बयानी भी नहीं की और इन्होंने कोई बात मुझे बताई भी नहीं है। मैं मुफ्ती साहब के बारे में अर्ज़ करूं, चीमा साहब आपकी ख़बर के ऊपर मुफ्ती साहब यहाँ पर इस्लामाबाद का सेक्टर G6 मुलोडी में एक मस्जिद में खुतबा दिया करते थे उन दिनों। तो मैं मुफ्ती साहब इंटरव्यू का टाइम नहीं दे रहे थे, तो मैं मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ जानने के लिए कैमरा मैन के साथ उधर चला गया था इनकी मस्जिद में, जुमा पढ़ने, इनका मौक़िफ़ लेने। इनका मौक़िफ़ लेने गया ना, देखिए जो बात सच्ची है, मैं इनका मौक़िफ़ लेने गया, मैं जुमा पढ़ने नहीं गया, बात सच्ची है ना। हाँ ठीक है, तो मैं इनका मौक़िफ़ लेने चला गया। मुफ्ती साहब आए, इन्होंने मुझे देख लिया, मैंने इनका खुतबा वगैरह सुना। जो मेरा मकसद था वो इनसे सवाल करना था। मुफ्ती साहब आए और मैंने इन्हें सवाल किया, मैंने कहा जी मुफ्ती साहब आपने निकाह पढ़ाया था या नहीं? इमरान खान का शादी आपने कराई है या नहीं? मुफ्ती साहब ने मुझे देखा और ख़ामोश हो गए और तेज़ी से निकलने लगे। मैं मुफ्ती साहब से फिर सवाल किया, मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूँगा, और मुफ्ती साहब तेज़ी से गाड़ी में बैठ के चले गए। अच्छा, इस पर मुफ्ती साहब की जो मैं ये कहूँगा ना कि उनके IQ की मैं तारीफ़ करता हूँ
कि वो समझ गया। अगर वो कहते कि मैंने नहीं किया तो मैं ये समझता कि मुफ्ती साहब झूठ बोल रहे हैं, और मैं यानी आज बैठ के मैं कहता कि मुफ्ती साहब तो बड़े गलत बयानी करते हैं। और अगर वो कह देते कि मैंने निकाह कराया है, तो वो इमरान खान साहब से जो किया हुआ वादा है वो टूट जाता। तो मैं इस पे पूरे मुफ्ती साहब को नंबर दूंगा, मुफ्ती सईद साहब को, कि वो अपने जिसे कहते हैं ना वादे के या अपने कौल के पाबंद रहे। कि इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि ये निकाह उस वक्त तक आपने नहीं बात करनी जिस वक्त तक मैं पब्लिक ना कर दूं। शायद मेरी तरफ से भी कोई नंबर ऐड कर लें मुफ्ती साहब के लिए। जी करिए। मेरा ख्याल है कि वो अगर आपको तरदीद कर भी देते तो हम आज इसकी भी वजाहत कर रहे होते जी कि और क्या कहते वो। जी ठीक ठीक है, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये किरदार शो किया और ये माजी में भी उन्होंने शो किया। बिल्कुल ठीक बात, कि जब रिहाम खान का निकाह हुआ था तो वो भी 2 दफ़ा हुआ था। बिल्कुल ठीक बात। और मुफ्ती साहब को जब दूसरी दफ़ा जो निकाह पब्लिक था कि जो पूरा टेलीवाइज हुआ, तो उस टाइम उसके बाद मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जी कि आप सुने पहले भी एक निकाह कर चुके हैं। तो उन्होंने उसकी तरदीद करने की बजाय उन्होंने कहा कि बस जो हो गया, यानी कि अभी चीज़ें ठीक हो गई हैं ना, तो आप इस पर फोकस करें, आप माजी को छोड़ें। उन्होंने उस टाइम भी कोई तरदीद वगैरह नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम कोई उसका कोई कंफर्मेशन भी, डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं की थी। तो ये तो उनके पार्ट पे एक क्रेडिट जाता है। अब ये है कि जो मुफ्ती साहब ने अब किया है, मुझे इसकी बतानी समझ लग रही। जी बस साहब मैं खुद हैरान हूँ, मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सॉरी, एक चीज़ जो एक तो ये है कि जब हमने स्टोरी की थी तो इन्होंने कहा जी कि अभी रिश्ता भेजा है, और फिर बाद में जाके मेरे ख्याल 18 फरवरी को इन्होंने एक तस्वीर जारी की, दोबारा मॉक किया उसका। हाँ, तो तस्वीर जारी की और पता चला जी कि ये सारे बंदे जो पहले निकाह में गवाह थे उनको बुलाया गया। और असल में जो बाद में एक कोई वाकफाने हाल ने बताया, उसने कहा जी कि असल में खदशा ये था कि शायद हमारे पास, यानी कि मेरे पास को ऑलरेडी एक एविडेंस है तस्वीर की सूरत में, तो लिहाजा यानी कि ये ना हो कि कोई उसमें कोई तरदीद भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम ये कहें जी कि ये चीज़ें अभी हो रही हैं। मुफ्ती साहब का जो अभी का बयान है, मुफ्ती साहब तो ये कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक तो अपने पार्ट पे उन्होंने ये बताया कि मेरे पार्ट पे जो ड्यू डिलीजेंस है वो मुकम्मल नहीं थी, कि मैंने चेक किया है कि वो निकाह हो सकता है, तो मुझे बताया गया हो सकता है। अब बाद में उन्हें पता चला है कि नहीं, अभी जो इद्दत का मरहला था वो मुकम्मल नहीं हुआ था, तो फिर मैंने दोबारा कराया। ठीक, जब आपने दोबारा करा दिया है तो अब अदालत में या ये कंप्लेन में उसमें साथ ये बयान अल्फी की मुझे ज़्यादा समझ नहीं लगी। एक तो आपने वो छीना साहब का बताया ना कि वो कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है कि कोई कानून नहीं टूटा कि जिस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। अच्छा, वो भी नहीं हुआ, और आप साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने एक चीज़ की तस्खीक कर दी है कि पहले अगर गलत हुआ था तो हमने दोबारा पढ़ा के उसको निकाह को ठीक कर दिया। तो जब ठीक कर दिया है तो अब ये इसकी मुझे नहीं समझ लग रही कि इसके क्या मुहरकात हैं। चले मुहरकात जो भी हों, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? इधर तो बड़े बड़े जो जेन्युइन केस है वो भी खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो खारिज हो रहे हैं, तो ये वाला केस जो है इसकी तो कोई मुझे तो अहमियत नहीं लगती। चीमा साहब इस केस की अहमियत है या नहीं है, लेकिन आपको पता है जो हमारे मुल्क में मजहबी ख्यालात के हामिल हैं बहुत ज़्यादा लोग, मज़हब का बड़ा एहतराम है, तो वो तमाम लोग, उनमें से कुछ लोग जो है ना इफ़ेक्ट एक तो हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुमकिन है कि किसी को उम्मीद हो कि शायद मजिस्ट्रेट जो है वो उनकी अदालत उनकी बात सुन के इस बात के ऊपर कोई फैसला दे दे। ये भी एजाज देखें, मजहबी लोग जो हैं टीरियन वाइट से ज़्यादा ये संजीदा संगीन केस तो नहीं हो सकता ऐसा ही है। ठीक है, तो टीरियन वाइट पे क्या लोगों ने किया है? कुछ नहीं। नहीं वो तो अदालत ने कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, बात यह है ना कि अब अदालत के सामने आई है ना, अदालत नहीं, मेरा पॉइंट यह है, मैं एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि लोग जो हैं अगर उन तक एक मालूमात कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो उस पर वो उनका रद्द अमल क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने अगर टीरियन वाइट पे भी कोई रद्द अमल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इस केस में स्वाय इसके कि अपने आप को ही आपने बताया जी कि ये हमारे पास एक और कार्ड था जी, वो भी फेंक दिए। अच्छा ये देखें ना, इमरान खान साहब की ज़िंदगी में 4 ख़वातीन, वैसे तो ख़वातीन बहुत सारे नाम आते रहे ना, इस कहानी में बहुत सारे किरदार आते रहे ख़वातीन के, लेकिन जो 4 ख़वातीन जो थ्रू आउट इनके साथ जिनके नाम चले हैं या चल रहे हैं, एक तो वो टेरियन की वालदा जो थी उनका नाम सीता वाइट, फिर जमाइमा खान, सीता वाइट का जो इमरान खान साहब से रिलेशन था वो भी एक तनाज़े की शक्ल में आ गया हुआ है, आज भी वो तनाज़ा मौजूद है। जमाइमा खान की इनके साथ शादी हुई, वो भी एक तनाज़े का एक तनाज़ा था खुद, उस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं।
जनरल मीत गुल के पास ये खान साहब किसी और खातून को लेके गए थे दिखाने और शादी उन्होंने जुमैमा खान से कर ली, ये भी एक है। फिर जुमैमा खान से शादी भी नहीं चली, वो भी एक तनाज़ात का शिकार रही। 2 बातें हो गई। तीसरी रेहाम खान की शादी, वो भी एक तनाज़ात के दौर में हुई और वो तनाज़े का शिकार रही और आज भी ज़ाहिर है एक तनाज़े के तौर पे ही उसे याद किया जाता है। अब जो चौथी खातून जिनका नाम इनकी ज़िंदगी में लिया जा रहा है, वैसे तो और बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोग हैं जिनका डायरेक्ट इनकी ज़िंदगी में रोल रहा है। वो बुशरा बीबी हैं, वो भी निकाह हुआ तो वो भी तनाज़ा, फिर निकाह पब्लिक हुआ तो वो भी तनाज़ा, अच्छा निकाह का प्रोसेस है वो भी तनाज़ा। तो ये खान साहब की ज़िंदगी जो ना तनाज़ात से भरी हुई है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द वुमेन। वैसे एजाज आपने जो ना तनाज़े लफ्ज़ का जुमलों में सही इस्तेमाल किया है, इतनी जगह आपने तनाज़ा डाल दिया है कि ये बताते खुद एक मुतनाज़ा हो गया मामला। ये खुद तनाज़ा बन हाँ, गया। तो मेरे ख्याल है कि और तो अब इसको इतना रहने दें या कोई और इस पे बात कर लें। मेरे ख्याल में ख़्वातीन और इमरान खान साहब के बारे में जितनी भी बात की जाए उसमें तशनगी रहती है, हाँ, तो ये फिर कभी सही। तो इनकी जोड़ी खुदा बड़े लोग जो सलामत रखे। इंस्पायरेशन भी लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये मीडिया में भी ये खबर अब आ चुकी है। हमारे जियो के अरफा फिरोज़ खान ने ये स्टोरी दी है और आप बता रहे थे कुछ हाँ, साकिब बशीर ने कल रात को ट्वीट भी की हुई कल थी। ट्वीट की थी, तो वो डॉक्यूमेंट्स आज आ गए हैं, तो मीडिया में भी अब ज़ाहिर है ये कहानी है, लेकिन मीडिया में इस तरह से डिस्कस नहीं हो रही जिस तरह से ये अच्छा, ये हमारा तो अंदाज ही निराला ना, आपको आइडिया है। ठीक है, हाँ, अंदाजे बयां रंग हाँ, बदल देता हाँ। है, वरना तो कोई बात नहीं, हाँ, बात नहीं है। तो आगे चलें। हाँ चीमा साहब, अहम बात यह है कि चनियोट में एक जर्नलिस्ट के बेईमाना कत्ल का वाकया हुआ है। वो कहानी सारी आपको पता है क्योंकि आप उधर मेरे ख्याल में राब्ते में भी है चनियोट में, तो बता दें असल कहानी क्या है और फिर इस पे बात करते खैर, ये हैं। असल कहानी का तो अभी पता चलेगा, कोई वक्त लगेगा। लेकिन ये है कि मेरी उधर एक जर्नलिस्ट हैं आतिफ कांजू, उनसे भी मेरी बात हुई है और को पुलिस के लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। और अब ये है कि ये जर्नलिस्ट कौन है, किस अखबार के लिए काम करते हैं? ये जो जिनका मर्डर हुआ है, जी, ये कोई उधर है, मेरे ख्याल है ये जो है ना नियो टीवी। न्यू टीवी हाँ, के। नियो टीवी के साथ हैं। अच्छा, तो वो जो कांजू साहब हैं वो अब तक के साथ हैं। ठीक है। तो अच्छा, कहानी का जो मुझे पता चला है, एक तो ये है कि ज़रा पहले कहानी में एक सरसरी सी जो चली है वो ये है कि एक खातून है और उसने एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया है, ठीक है। और उसने जो जर्नलिस्ट का नाम है मियां नवाज़ ठीक। माही। तो उसने मर्डर पे उसने इल्ज़ाम ये लगाया, उसने कहा जी कि मेरे से इसने कोई 8-9 लाख रुपया हथिया लिया था मुख्तलिफ़ शक्लों में, कि कोई पैसे ले लिए, कोई जेवरात की मद में ले लिए। और उसने जो कहानी बयान की है, जो कि कुछ दिन पहले उसने डीपीओ को भी एक कंप्लेन की थी, उसमें उसने लिखा है जी कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ था, मेरी बेटी को 2.5 साल की थी। तो मैं उसके कातलों तक पहुंचना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मुझे इंसाफ मिले। तो इस बंदे ने, इस जर्नलिस्ट ने कहा जी कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने कोई 2 लाख रुपया उसने डीपीओ के नाम पे मुबैना तौर पे लिया और कोई इस तरह के कोई और जी कि मैंने फ़लाँ को देने हैं, लिहाजा मुझे इतने पैसे और चाहिए। तो मैं जो है उधर जो जर्नलिस्टों से जो पता किया तो ये पता चला कि इस खातून ने कोई फरवरी 2022 में उस पे उसका कहना है जी कि फरवरी 2022 में उसके साथ रेप हुआ है, ठीक। ठीक है। अच्छा, और उन्हें कहा जी कि मेरे साथ रेप भी हुआ है और जो रेप करने वाले हैं, जो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले हैं, उन्होंने मेरी बेटी का भी कत्ल कर दिया, ओके। ठीक है। लिहाजा जो बेटी का कत्ल है वो इस तनाज़ुर में है कि जो वो लोग हैं रेपिस्ट जो है, रेपिस्ट जो है उन्होंने किया। जिन्होंने ज्यादती की है। तो इसने खातून ने कोई उनके खिलाफ केस किया हुआ था। ये है यानी कि एक हम्बल बैकग्राउंड की खातून है, हाँ, यानी कि गरीब औरत हाँ है। गरीब औरत है। तो इसने केस किया हुआ था और फिर यह है कि उनके साथ जो रेप करने वाले हैं, जो मुलजम हैं, उनके साथ कहीं अक्टूबर 2022 में जाके सुलह भी होगी, ओके। ठीक है। अब यह है कि इस बंदे के खिलाफ जो केस आया है वो लेटर स्टेज पे आया। तो किसी ने, इसने कोई 2022 में ये 23 में जाके जब इसके खिलाफ शिकायत लगाई तो किसी ने पूछा जी कि आपने तो वो जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ रेप किया है या आपकी बेटी को मर्डर किया है, तो आपने तो उनके साथ सुलह भी कर ली है। तो उसने कहा जी कि नहीं, इस जर्नलिस्ट ने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे कोई ला के कोई कोर्ट के डॉक्यूमेंट दिए कि आप इन पे साइन कर दें, तो मैंने साइन कर दिए हैं और ये मेरी इन्होंने उधर सुलह करा दी है, मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा मैं तो अभी अपना केस जो है मैं लड़ना चाहती हूँ।
फिर बाद में जो ये जर्नलिस्ट है ना, इसके बारे में मैंने पूछा तो जो इसके कुलीग हैं उनका ये कहना है कि आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं कोई ऐसी कोई फुल टाइम तो जॉब होती नहीं है, और ना ही उनको कोई इतनी कोई मेरे लिए सरप्राइज़ होगा कि कोई जो बड़े अखबार हैं या टीवी हैं वो को बाकायदा सैलरी देते हों जो। अब बड़े अखबार तो हाँ देते हैं, हाँ, मुझे इतना पता है, डॉन देता है, डॉन डॉन देता है, हाँ जियो हाँ जंग देता है, हाँ, लेकिन यह है कि वो होता है ज़्यादातर एजाज जो डिवीजन लेवल पे होते हैं ना उनको होता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल हाँ पे देता है, जियो भी अच्छा, देता है, डॉन भी देता है, ठीक दैट है आई नो। ठीक है। तो खैर ये है कि ये जो जर्नलिस्ट है ये ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग होते हैं काम कर रहे होते हैं वो कोई ना कोई उनका अपना साइड बिजनेस भी होता है। तो इसका जो फैमिली का जो एक ज़रिया मुआश है ना वो ये है कि ये कोई हजाम थे, यानी कि इनकी कोई हमाम वगैरह इन्होंने बनाया हुआ था। अब ये जो जर्नलिस्ट है ख़ुद इसने जो नहीं होते किस्तों पर कोई जो मुख्तलिफ चीज़ें बेचते हैं, तो इसने कोई उस तरह की शॉप भी बनाई हुई थी। तो इसकी जो रेपुटेशन है जो आम जर्नलिस्टों के उसके साथियों में है वो ये है, वो कहते हैं कि इसको ये ज़रूर था कि ऐसे नहीं होता कि रोज़ाना जी के कभी किसी का काम कराने चल पड़ना, कभी किसी का काम कराने चल पड़ना। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा सुना नहीं, कभी पैसों के मामला इसके ऐसे नहीं सुने थे। नहीं, यानी कि इसकी एज एट लीस्ट साख लेवल तक ये चीज़ शोहरत ऐसी नहीं है कि ये कोई इस तरह के पैसे लेता है वगैरह। दूसरा ये है कि उस खातून को पुलिस ने पूछा कि आप तो इतनी ज़्यादा कोई वसाइल आपके लगता नहीं कि आपके हैं, तो आपने अगर इसको 8-9 लाख रुपया कोई नकदी की शक्ल में या जेवरात की शक्ल में दिए तो आपने किस तरह दे दिए? आप कह रही हैं कि 5 लाख जो है वो को नकद दे दिया है। तो उसने कहा जी कि नहीं, मेरी जो बेटी है वो फैसलाबाद में किसी घर काम करती है, तो मैंने उनसे मदद की थी, तो वो जो है उन्होंने यानी कि उन्होंने पैसे दिए हैं। जब उन्होंने को मज़ीद पूछा जी कि अच्छा ज़रा बताएं कि किन्होंने दिए हैं, तो उस पे उसने कोई जवाब नहीं दिया। इन द मीनवाइल ये जो जर्नलिस्ट है इसने कोई अपने कोलीग्स से बात की, उसने कहा कि मुझे ना कोई अननोन नंबर से थ्रेट्स आती हैं, या यानी कि मुझे जो है ना कोई नामालूम लोग जो हैं वो थ्रेट करते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो है चिन्योड़ छोड़ जो, नहीं तो तुमसे दुनिया छुड़वा देंगे। तो वो कांजू साहब जिनसे मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि हमने कहा कि ये तो सीरियस मामला है, तो आपको इसको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। पुलिस को उसने रिपोर्ट किया था कोई 2-3 माह पहले, और फिर जो उधर डीपीओ हैं उन्होंने भी इसको बुलाया इस जर्नलिस्ट को कि भाई क्या मसला क्या है। तो इस जर्नलिस्ट ने कोई किसी का नाम नहीं लिया था, उसने कहा जी कि मुझे इस तरह कोई जो है ना अननोन लोग जो हैं या अनफेमिलियर कि जिनको मैं नहीं पहचानता वो को आके कोई थ्रेट वगैरह करते हैं, तो मैं उनको जानता नहीं, मुझे किसी पर शक भी नहीं, मुझे नहीं पता, यानी कि कोई उसका कोई नाम नहीं दिया। तो उस लिहाज से ये है कि आज आपने वो मैं आपसे वो फुटेज दिखा रहा था, वो बड़ा बहीमाना कत्ल है। वो पहले खातून, अच्छा खातून जो है वो भी बड़ी मुंतकिम लगती है, यानी कि मैं अभी तक जो है ना मैं किसी को बेल आउट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। जिस तरह खातून भी अटैक कर रही है उस जर्नलिस्ट पर कि वो लगता है फायर कि कर रही है हाँ उससे। फायर, यानी फायर पहले किया है एजाज, वो गिर गया, अच्छा फिर वो उठने लगा है, वो साइड पे खड़ी है, फिर उसने आगे बढ़ के एक और फायर किया जिस पे उसका डेथ हो गई। तो वो भी बड़ी मुंतकिम लगती है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई उसको गुस्सा नहीं है, कोई ना कोई मामला है, लेकिन अभी तक कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो हमारे तक जो मालूमात थी वो यही थी। अब आगे जो पुलिस वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि ज़रा टाइम लगेगा कि हम जो है ना हकायक की तह तक पहुँचें कि ये मसला हुआ कैसे। खुदा करे इस मामले में इंसाफ मिले, जो जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिले। लेकिन उमर चीमा साहब, 2 लाइनें कहूँगा हम्म, कि हमारे मीडिया के ज़िलों में मौजूद, हम्म, डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, हम्म, उनके ऊपर, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हम्म, हूँ, इस केस की बिल्कुल, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो येलो जर्नलिज्म के इल्ज़ामात आते हैं, और उसकी ज़िम्मेदार वो लोग नहीं हैं, वो इदारे हैं जो इनको रखते हैं। इनकी रिक्रूटमेंट करते हुए इनकी तालीम का ध्यान नहीं रखा जाता, और इनको प्रॉपर पेमेंट या प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती। तो ये एजाज सिस्टम मैं भी एक होना ज़रा मैं चाहिए। करेक्शन भी कर जी दूं कि प्लीज़ वो प्लीज़। वो जो कांजू साहब जिनका मैं जिक्र किया उनका नाम है तौसीफ कांजू। जी आतिफ कांजू मैं कह रहा था, तौसीफ कांजू एक तो ये है। दूसरा एजाज ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना सैलरी वगैरह की, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। आप जेलम जाते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, तो कई लड़के हैं कि जो कहेंगे कि यार हमें कोई इधर नुमाइंदा रख लें। असल में ये है कि ये जो एक मीडिया के साथ कनेक्शन है, तो वो एक सिंबल ऑफ पावर है। वो आपको एक रसाई देता है कि आप उधर कहीं थाने में घुस जाते हैं, आप डीपीओ के ऑफिस चले जाते हैं, आप डीसी के ऑफिस चले जाते हैं, क्या और तू कौन,
मैं जनाब फलां नहीं वो अखबार का, ठीक है, लेकिन ठीक है? मीडिया के इदारों का फर्ज बनता है ना कि वो उन बंदों की रिक्रूटमेंट करें जिनकी एक तालीम ठीक हो, दूसरा उनको वो पेमेंट करें। ये एजाज ऐसा ही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। एजाज ये है कि हमारा जो है ना प्रोफेशन, हम तो आपको पता है कि हमारी तो ड्यूटी है कि हमने पूरी दुनिया को दर्स देना होता है कि अदारे किस तरह बनते हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि ये एक कितना बड़ा अलमिया है कि हम जर्नलिस्ट जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बजाते खुद एक अदारे के तौर पे काम नहीं करती। और ये देखें कि तकरीबन हर प्रोफेशन में ये होता है कि आपने कोई ना कोई, अगर वकील भी है ना, उसने कोई प्रैक्टिस करनी है तो कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी ज़रूर है कि जिधर से उसने लाइसेंस लेना है। हमारे यहाँ तो जर्नलिज्म का तो नहीं है ना, हमारे यहाँ तो यही है कि आपने कोई यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, कोई 4 लोग आपको पसंद करना शुरू हो गए, आप जर्नलिस्ट हैं। उमर, मैं अर्ज़ ये करूँ कि हमारे टीवी में और अखबारात में आम तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदों को जो डील करते हैं ना लोग, उनका भी मेयार कोई इतना अच्छा नहीं होता। उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात होते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदों से तोहफ़े लेते हैं, फ़ायदे लेते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं उनके ऊपर। तो ये एज़ एन इंस्टीट्यूशन इस रिक्रूटमेंट के इस अमल को मेरे ख़्याल में बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमारे मीडिया के इदारे बड़े शहरों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, कराची में तो पेशावर में तो और कोयटा में तो अच्छे जर्नलिस्ट रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो एक्चुअल जर्नलिज्म है, जो पीपल्स जर्नलिज्म, जो लोगों के मसाइल जिन लोगों ने बताने हैं, वो हमारे ज़िलों में, देहात में, गोठों में मौजूद हैं, वो साफ़ी उनकी रिक्रूटमेंट ठीक होनी चाहिए और उनको प्रॉपर पैसे दिए दिए जाने वैसे चाहिए। जो है ना आइडियली होना ये चाहिए, जो हमारे यहाँ एक चीज़ और लैक कर रही है ना, वो कम्युनिटी जर्नलिज्म है। ठीक बात। कि जो मसलन अगर कोई, आप इमेजिन करें कि चिन्योट लेवल पे कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर हो जो चिन्योट के मसाइल को हल करे। अभी क्या होता है कि चिन्योट में जियो का कॉरेस्पॉन्डेंट है, तो वो ऐसी खबर तलाश करता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट की हो। नहीं, वो कि इसलिए नेशनल इंटरेस्ट की तलाश करता है ना चीमा साहब, कि हमारा जो मीडिया है ये एलीट का मीडिया बन चुका शाह है। जी ये देखें, इमरान खान को दिखाता है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिखाता है, ये फौज को दिखाता है, ये और बड़ी शाह बड़ी जी चीज़ों को मेरी दिखाता है, पार्लियामेंट को तुसी दिखाता है। गल्लां ठीक कर ठीक रहे है, हो, लेकिन मैं मेरा हमारे मीडिया के इदारों में मुझे बताए ना कितने बुलेटिन हैं जो कि ज़िलों और शाही नहीं चल छोटे सकते, नहीं चल सकते ना। मैं जिस मैं आपको मैं उसका बिजनेस सेंस दे रहा हूँ ना, कि वो इधर नहीं चलेंगे, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर चिन्योट की कोई 4 खबरें हों तो ज़रूरी तो नहीं कि हर खबर में मेरा इंटरेस्ट हो, लेकिन चिन्योट के लोगों का होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी जर्नलिज्म के उस लेवल पे, जिस तरह अभी ये देखें ना, जो ये सिटी 42 है या कोई एक 41 है जो फैसलाबाद के इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, तो इस तरह के जो अदारे हैं वो जितने होंगे ना, उससे एक जिस तरह लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ज़रूरी है ना, जी हाँ, उस इसी तरह तरह जो लोकल जर्नलिज्म जो है ना, वो उसका सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक और है। लोग जो है ना, अब एक चिन्योट में बैठा हुआ या किसी और जगह पे बैठा हुआ बंदा कहता है यार ये बड़े चैनल पे चलता है, ये मेरे मसाइल तो एड्रेस नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स। तो उसके एड्रेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें इनकरेज करना चाहिए कि ताकि उधर इस तरह के अदारे कायम हों, उसमें जर्नलिज्म जो है वो भी ग्रो करेगी, उससे डेमोक्रेसी भी करेगी, बिल्कुल उससे ठीक। लोगों की अवेयरनेस भी आएगी। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उमर चीमा की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारा प्रोग्राम आप देखते हैं, हमें अगर कोई मालूमात आपने देनी है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। हमारा प्रोग्राम देखकर अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। बहुत शुक्रिया।